नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में आने वाले लौनी क्षेत्र, मोदी नगर क्षेत्र और गाजियाबाद क्षेत्र के 2031 का मास्टर प्लान का जो प्रारूप तैयार किया गया है प्राधिकरण द्वारा, वो आपत्ति सुझाव के लिए प्रदर्शित कर दिया गया है विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर, जीडीए की वेबसाइट पर भी और जीडीए के कार्यालय में भी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि विकास क्षेत्र के अंतर्गत जब भी कोई महायोजना आगामी 10 या 20 वर्षों के लिए बनाई जाएगी तो उसका जो प्रारूप पहले तैयार किया जाएगा उसका प्रदर्शन जनता के समक्ष आपत्ति एवं सुझाव मांगने के लिए रखा जाएगा। अगर उसमें किसी व्यक्ति का, किसी संस्थान का, किसी संगठन का या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई आपत्ति या सुझाव दी जाती है तो प्राधिकरण एक कमेटी बनाकर उस आपत्ति और सुझाव पर विचार करेगा, उसका अध्ययन करेगा और आपत्ति एवं सुझाव नियम संगत, तर्क संगत पाए जाने पर उस ड्राफ्ट महायोजना में उनका समायोजन किया जाएगा और समायोजन करने के बाद शासन को अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। शासन अगर अनुमोदित कर देता है वो सारे सुझाव उस महायोजना में समायोजित कर लिए जाएंगे ताकि ये महायोजना जो आगामी वर्षों के लिए बनाई जा रही है वो जनता के लिए ज़्यादा उपयोगी बन सके। वास्तव में वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वही उस क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी अगर पूरी तरह निष्ठा से निभाते हैं और उस समय में जब आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं उस समयावधि के अंदर नियमों के अंतर्गत स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से नियम संगत और उस शहर के भावी विकास की दृष्टिगत अगर कोई आपत्ति या सुझाव देते हैं तो उन पर विचार किया जाना उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत अनिवार्य है और उन पर विचार किया जाता है। तो आज मैं बात ये कर रहा हूँ कि मोदी नगर, लौनी और गाजियाबाद विकास क्षेत्र का वो क्षेत्रफल जो डासना से लगा हुआ है, मुख्य रूप से पुरानी महायोजना में जो 2021 की अभी तक प्रचलित थी उसमें लगभग इन तीनों नगरों की 55,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो कृषि क्षेत्र में दर्ज थी महायोजनाओं में, लेकिन अभी तक उसके इंटरनल महायोजना का अन्य उपयोगों के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया था। अब वर्तमान में 2031 तक की महायोजना लौनी के लिए, मोदी नगर के लिए और गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र एग्रीकल्चर में दर्शित था उस क्षेत्र पर वर्तमान में प्रस्तावित भू उपयोगों के अनुसार महायोजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जनता के आपत्ति सुझाव के लिए जीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है और हार्ड रूप में अगर देखना चाह रहे हैं तो जीडीए कार्यालय में जाकर भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने इन प्रारूप का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूँ। एक एक क्षेत्र का आप देखिए और उसमें जो प्रस्तावित किए गए हैं 2031 के लिए भू उपयोग उनको मैं बताता हूँ। आप देखिए, पहले लौनी क्षेत्र का मैप आपके स्क्रीन पर है जो 2031 के लिए महायोजना प्रस्तावित की गई है, उनमें कौन कौन से उपयोग हैं और उन उपयोगों का जन सामान्य के लिए क्या अर्थ है पहले मैं ये बताऊंगा। दोस्तों, लौनी क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रस्तावित महायोजना 2031 में रेजिडेंशियल भू उपयोग रखा गया है। रेजिडेंशियल में भी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी के क्षेत्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसी तरह कॉमर्शियल उपयोग रखा गया है। कॉमर्शियल में मिक्स्ड यूज है, कार्यालय का उपयोग है, पब्लिक और सेमी पब्लिक उपयोग के लिए रखे गए हैं। इसमें कम्युनिटी सेंटर, ग्रीन बेल्ट इस तरह के उपयोग आते हैं। पब्लिक यूटिलिटीज रखा गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम के लिए भूमि आरक्षित की जाती है। इंडस्ट्रियल भू उपयोग रखा गया है। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज के लिए भू उपयोग आरक्षित किया गया है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन रखा गया है जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर है, बस अड्डा है, इस तरह के उपयोगों के लिए भूमि आरक्षित की गई है। मनोरंजन रखा गया है, रिक्रिएशनल जिसको कहते हैं, इसके लिए पार्क है, प्लेग्राउंड है, ग्रीन बेल्ट है का प्रोविजन किया गया है और कुछ अदर भू उपयोग भी हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी रखा गया है। इसके अलावा कुछ नॉन कन्फर्मिंग भू उपयोग
के लिए भी क्षेत्र आरक्षित है, जिसको अपरिभाषित क्षेत्र कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से लॉनी महायोजना के जो भविष्य में आने वाले 2031 की महायोजना है उसमें प्रस्तावित किए गए भू उपयोगों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी तरह अब मोदी नगर क्षेत्र का जो प्रस्तावित मास्टर प्लान का ड्राफ्ट है उसका चित्र आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मोदी नगर के प्रस्तावित 2031 के भू उपयोग में भी मुख्य रूप से कॉमर्शियल उपयोग रखा गया है, एजुकेशनल उपयोग रखा गया है, हेल्थ सर्विसेज रखा गया है, इंडस्ट्रियल रखा गया है, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक रखा गया है, रिक्रिएशनल है, रेजिडेंशियल है और ट्रांसपोर्टेशन का भू उपयोग प्रमुख रूप से रखा गया है। इसके अंतर्गत वही उप भू उपयोग हैं जो हमने आपको लॉनी क्षेत्र के अंतर्गत बताए हैं कि किस मुख्य भू उपयोग के अंतर्गत कौन कौन से उप भू उपयोग हैं। इसी तरह गाजियाबाद का जो क्षेत्र अभी पुराने महायोजना में एग्रीकल्चर के रूप में मुख्य रूप से डासना के आसपास था, उसमें भी 2031 की महायोजना में अन्य भू उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं। प्रमुख भू उपयोग 2031 प्रस्तावित ड्राफ्ट में जो गाजियाबाद के हैं वो ये हैं। रेजिडेंशियल है, इसमें भी हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी का क्षेत्र परिभाषित किया गया है। कुछ स्थान पर जैसे डासना में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई तो PMAY का क्षेत्र भी निर्धारित है। इसी तरह कॉमर्शियल, ऑफिस, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशनल, हाई टेक सिटी और एग्रीकल्चर भू उपयोग प्रमुख रूप से इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन प्रस्तावित किए गए ड्राफ्ट महायोजना के भू उपयोगों में आपको क्या अध्ययन करना है ताकि आप आपत्ति और सुझाव लगा सकें और उन आपत्ति और सुझाव के लिए आप पहले से तैयारी कर सकें। मैं इन बिंदुओं पर बात करूंगा। वैसे दोस्तों मैंने इसके लिए पूर्व में भी एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है महायोजना क्या होती है। इसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में हमने इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें बताया है कि आने वाली महायोजना के ड्राफ्ट में आपको किन प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना है आपत्ति और सुझाव लगाने के लिए। उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो मेरा अनुरोध है कि उस पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा जिसका हमने लिंक आई बटन में दिया हुआ है। प्रमुख बिंदुओं में पहले मैं कारण पे बात करता हूं कि वो बिंदु किस लिए आवश्यक हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गाजियाबाद जिला दिल्ली के समीप स्थित है और दिल्ली पर बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व का प्रभाव इस शहर पर भी पड़ा है। यद्यपि गाजियाबाद या पूरे भारत में विशेष रूप से हम गाजियाबाद की और NCR रीजन की बात करें तो नेशनल हाईवेज का और मेट्रो का जो नेटवर्क है वो तेजी से विकसित हो रहा है। अब बात करें अगर पुराने समय से आज की तुलना करें तो दिल्ली से मेरठ जाना आप एक्सप्रेसवे के माध्यम से आसान हो गया है। इसी तरह दिल्ली से देहरादून 2 घंटे के लिए प्रस्तावित रोड है जो बनाने का प्रस्ताव है। नितिन गडकरी जी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा ये घोषणा की जा चुकी है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे तैयार किया जाना है और इसी तरह सराय काले खां से मेरठ तक जाने के लिए रैपिड मेट्रो का निर्माण तेजी से चल रहा है और प्रथम चरण लगभग इसका तैयार होने वाला है जो सराय काले खां से दुहाई तक आपको सर्विस देगा और उसके आगे का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। तो इस तरह शहर का विकास एक्सप्रेसवेज और मेट्रो के अगर नज़र से देखें तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन दिल्ली के समीप स्थित होने की वजह से जो जनसंख्या का दबाव गाजियाबाद नगर पर बढ़ा है उसकी वजह से शहर में अनियंत्रित विकास हो रहा है। बहुत तेजी से अनियंत्रित कॉलोनियां डेवलप हो रही, इस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये प्रमुख बिंदु है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के रूप में अगर बताएं तो अभी जो प्रस्तावित महायोजना मोदी नगर की है 2031 तक के लिए, जिसका चित्र अभी आपने देखा, इसमें आप आपत्ति के रूप में पहला बिंदु ये रख सकते हैं कि प्रथम दृष्टया इस 2031 के महायोजना ड्राफ्ट को देखने से ये लग रहा है कि ये महायोजना जो प्रस्तावित की गई है ये भौतिक सत्यापन करके, भौतिक सर्वे करके मौके पर नहीं बनाई गई है, ये आउटसोर्स करके किसी एजेंसी से बनाई गई है। क्योंकि अगर ये भौतिक सत्यापन, भौतिक सर्वे करके स्थल पर स्थलीय सत्यापन करके बनाई जाती तो इस तरह की इसमें गलतियां नहीं होती, जैसे कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। नंबर 1, मोदी नगर की महायोजना में बस अड्डे के पास केवड़ा रोड 36 मीटर प्रस्तावित की गई है, जबकि अगर आप मौके पर देखेंगे तो ये रोड कहीं 9 मीटर चौड़ी है, कहीं 10 मीटर चौड़ी है। हो सकता है कुछ जगह पर 12 मीटर चौड़ी भी हो, लेकिन इसको 36 मीटर किया जाना हमें नहीं लगता कि ये व्यवहारिक रूप से हो पाएगा। तो अगर भौतिक सत्यापन करके इस रोड का मास्टर प्लान बनाया जाता तो इसमें न्याय संगत
ये ड्राफ्ट था, हमें लगता है कि इस जगह भी सरकार को या आपको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस रोड की जब प्रैक्टिकली हम उतना चौड़ा नहीं कर पाएंगे तो फिर इस महायोजना में, इस ड्राफ्ट प्रारूप में इसके रखने का क्या मतलब है। इसी तरह अगर दूसरी बात करें, जो छकेड़ा रोड है, उस रोड की चौड़ाई भी महायोजना में जितनी प्रस्तावित की गई है उससे आधी चौड़ाई भी आज के समय में मौके पर नहीं है। ये रोड भी 10 मीटर या एक आध जगह पर 12 मीटर चौड़ी हो सकती है। इस रोड के प्रस्तावना में जो ड्राफ्ट में दिया गया है, पहले से ही कई अनधिकृत कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, पहले से भी अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं और उनके नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई, कोई एक्शन प्लान इस महायोजना में नहीं प्रस्तावित किया गया है। तो जब अनधिकृत कॉलोनियां पहले से बनी हुई हैं और भविष्य में भी बनती जा रही हैं, तो फिर इस रोड का व्यवहारिक रूप से बनाया जाना कितना संभव हो पाएगा, ये हमें नहीं नजर आता। तो पहले बिंदु के रूप में अगर आप आपत्ति देना चाहते हैं तो ये आपत्ति आप दे सकते हैं। हम अब इसको, आपको एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविजन है, ये कॉलोनियां क्यों विकसित हो रही हैं, इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये अनियंत्रित कॉलोनियां या अनधिकृत निर्माण इसलिए विकसित हो रहा है कि विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी महायोजना पूर्व में प्रचलित होती है या जिस समय बनाई जाती है, उसी समय उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए जाते हैं। जबकि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर ये प्रोविजन है कि, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, द अथॉरिटी शैल एज सून एज may be prepare a master plan for the development area. Second, the master plan shall, इसका पार्ट ए है, define the various zones into which the development area may be divided for the purpose of development and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used, ब्रैकेट में है, whether by the carrying out thereon the development or otherwise, ब्रैकेट क्लोज, एंड द स्टेजेस बाय विच एनी सच डेवलपमेंट शैल बी कैरीड आउट। दूसरा प्रोविजन है, सिमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान और एज सून एज मे बी देयर आफ्टर द अथॉरिटी शैल प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ ए जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच ऑफ द जोन्स इनटू विच द डेवलपमेंट एरिया में बी डिवाइडेड। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि यूपी प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 में ये प्रोविजन है कि किसी भी महायोजना के तैयार होते समय ही उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान अथवा एज सून एज पॉसिबल उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान बन जाने चाहिए और उन डेवलपमेंट प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए भी एक्शन प्लान साथ साथ तैयार हो जाना चाहिए। उनके लिए जो जोनल रोड्स हैं, जो मास्टर प्लान रोड्स हैं, उनकी लैंड कैसे एक्वायर होगी, कितने दिन में एक्वायर होगी, वो रोड कब तक बन जाएंगी, ये प्रोविजन भी मास्टर प्लान के साथ ही अथवा एज सून एज पॉसिबल ये लिखा हुआ है एक्ट में। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हर शहर में अवैध कॉलोनियां अनियंत्रित होती जा रही हैं, अनियंत्रित रूप से विकास कार्य होते जा रहे हैं जिनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और अनधिकृत कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, अभी अगर आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये चिंता व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का नियंत्रण कैसे किया जाए और उन्होंने इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। उन सुझाव पर सरकार काम कर रही है। दोस्तों, अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो हमारी जो गाजियाबाद नगर की पुरानी महायोजना है वो 16 जुलाई 2005 से प्रभावी है और अभी तक इस महायोजना के जोनल डेवलपमेंट प्लान सारे जोन के नहीं बन पाए हैं। ये प्रमुख कारण है, जब जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाएंगे तो फिर उस क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के नियंत्रण कैसे हो पाएंगे। तो प्रमुख रूप से आपको जो आपत्ति सुझाव देनी है वो ये देनी है कि ये जो मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है ये भौतिक सत्यापन या भौतिक सर्वेक्षण मौके पर कर नहीं किया गया है। जहाँ जहाँ जो सड़कें प्रस्तावित की गई हैं उनकी चौड़ाई मौके पर उतनी हो पाना संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से, और उन पर अवैध कॉलोनियां पहले से निर्मित हैं या तेजी से अभी भी अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं, उनके नियंत्रण के लिए कोई एक्शन प्लान या मास्टर प्लान ड्राफ्ट के साथ ही जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए गए हैं। इसकी तैयारी सरकार ने नहीं की है, प्रमुख आपत्ति ये है। और अगर नहीं करेंगे तो जैसे कि गाजियाबाद का अनियंत्रित विकास हो रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल रोड के आसपास डासना में, और जो नई एक्सप्रेसवे बनी है दिल्ली से मेरठ के लिए या दिल्ली से देहरादून के लिए प्रस्तावित है, इन सभी प्रस्तावित मार्गों पर तेजी से अनधिकृत कॉलोनियों का निर्माण होता जा रहा है। तो आपत्ति सुझाव के रूप में प्रमुख रूप से आपको यही रखना है कि सर्वेक्षण भौतिक सत्यापन के आधार पर नहीं किया गया है, व्यवहारिक नहीं है ये जो प्रस्तावना है मार्गों की।
दूसरा कि जोनल डेवलपमेंट प्लान साथ साथ बनने चाहिए ताकि उन पर क्रियान्वयन हो सके और अवैध कॉलोनियों के नियंत्रण पर आगे प्रभावी रोकथाम हो सके। क्योंकि उदाहरण हमने आपको गाजियाबाद का दे दिया, अभी तक भी लगभग 2021 की महायोजना वर्तमान में प्रभावी है और ये लगभग 17 साल इसको हो गए प्रभावी हुए और अभी तक गाजियाबाद के सारे जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाए। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के समस्त नगरों की है। लखनऊ, बरेली, कानपुर, किसी भी नगर के जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाए पुरानी महायोजना के अनुसार अभी तक, और नई महायोजनाएं प्रस्तावित कर दी गई हैं। तो अनियंत्रित विकास शहर का होगा। तो फिर इस महायोजना का उपयोग क्या है, आपको ये आपत्ति सुझाव के रूप में रखना है। अगला बिंदु है दोस्तों, किसी भी महायोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अर्थात बरसात के पानी को शहर से बाहर निकलने के लिए या उसको रिचार्ज करने के लिए कोई एक्शन प्लान या कोई प्लानिंग नहीं की गई है। सरकार को इस समय चाहिए, ग्राउंड वाटर का टेबल बहुत तेजी से नीचे चलता जा रहा है, कि अपनी महायोजना में ही रीजनल लेवल पर कैचमेंट एरिया तय करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स बनाए जाएं, कहीं पार्कों पर, कहीं रोड के कॉर्नर पर, कहीं रोड के ज्वाइंट्स पर, जंक्शंस पर, या सार्वजनिक रूप से उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिया जाए ताकि पूरे शहर का जो बरसात का पानी है वो रिचार्ज होने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो पाए। महायोजना में इसका प्लान तैयार हो जाना चाहिए साथ में, जैसे रोड का नेटवर्क तैयार होता है इसी तरह वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नेटवर्क और हार्वेस्टिंग पिट्स की प्लानिंग साथ साथ तैयार हो जानी चाहिए। अन्यथा गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित एनसीआर का रीजन है जहाँ वाटर टेबल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो भविष्य की तैयारी अगर आज नहीं करेंगे और इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि या जन सामान्य अभी से अपनी उत्सुकता या अभी से उसकी जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो ये मास्टर प्लान भी तैयार हो जाएगा 2031 का और ये प्रभावी और लागू हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट फिर वही रहेगा जो गाजियाबाद का है कि अभी तक गाजियाबाद का सिर्फ एक जोन का जोनल डेवलपमेंट प्लान बन पाया है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भविष्य के आने वाली और जो समस्याएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण के चेंज से जुड़ी हुई हैं, उन पर मास्टर प्लान में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया किसी भी नगर की महायोजना में। दूसरा बिंदु ये है। तीसरा बिंदु ये है कि जो एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली के समीप होने की वजह से, एनसीआर का क्षेत्र है, तेजी से इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है। इस एयर पॉल्यूशन को, जैसे कि अभी कुछ समय पहले इतना एयर पॉल्यूशन एनसीआर में हो जाता है जिसको कहते हैं कि वो पराली जलाने से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है, कारण कुछ भी हो, लेकिन जन सामान्य को उससे बचाने के लिए कोई एक्शन प्लान सरकार रखेगी अथवा नहीं रखेगी। और इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि या आप लोग जो व्यूअर्स हैं या जनता जो वहाँ रह रही है उसको अपनी बात रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसका उचित समय यही है जब वहाँ का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने संगठन के या अपनी संस्था के माध्यम से इस मास्टर प्लान में भविष्य में होने वाले विकास और जनसंख्या घनत्व की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन के लिए भी एक्शन प्लान और मास्टर प्लान में उसकी क्रियान्वित होने के लिए क्या प्रोविजंस किए जाने हैं, इसके बारे में भी आपत्ति सुझाव आपको देनी चाहिए। नंबर 3 या नेक्स्ट जो नंबर है वो ये है कि जो क्षेत्र अब एग्रीकल्चर से बदलकर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल या अन्य उपयोग में प्रस्तावित किया गया है आगामी महायोजना 2031 में, चाहे वह लौनी क्षेत्र हो या मोदी मुरादनगर हो अथवा गाजियाबाद का डासना या गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रस्तावित नए क्षेत्र हैं वो हों, उन सभी क्षेत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव पर जो जनसंख्या का घनत्व पड़ेगा उसके लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति उस नए क्षेत्र में कम से कम ना हो या उस नए क्षेत्र की वजह से पुराने एग्जिस्टिंग क्षेत्र में ना हो, इसके लिए एक ट्रैफिक का प्लान भी इस महायोजना के साथ प्रस्तावित किया जाना चाहिए और उसको क्रियान्वित करने का एक्शन प्लान भी जोनल डेवलपमेंट प्लान के साथ किया जाना चाहिए कि कहाँ पार्किंग रहेगी, कौन से हमारे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, कौन से इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल एरिया आएंगे, जहां पर आगे ट्रैफिक या गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और पहले से पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन उस तरह से नहीं किया गया। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से लैंड यूज तो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन वो तो ट्रांसपोर्ट नगर या बस स्टैंड के रूप में विकसित किए जाने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि महायोजना क्षेत्र में अभी तक जो अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनियां हो गई हैं, विकसित हो गई हैं, कंट्रोल ना हो पाने के कारण या जो भी कारण रहे हों, उनको नियमित करने के लिए कोई एक्शन प्लान होना चाहिए और भविष्य में अनियंत्रित कॉलोनियों का और विकास ना हो, अनियंत्रित विकास और अनियंत्रित विकास भविष्य में ना हो महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत, इसके नियंत्रण के लिए एक महायोजना में प्रोविजन हो
टाइमली उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान बने और उसके लिए एक्शन प्लान भी साथ साथ तैयार हो जाए। ये भी प्रोविजन आपको महायोजना के ड्राफ्ट प्रारूप में कराने के लिए पहले से ही आपत्ति रखनी पड़ेगी कि जो हमारी पुरानी अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई उनको कैसे सरकार नियमित करेगी और भविष्य में इस पर कैसे रोकथाम होगी और अवैध कॉलोनियां विकसित ना होने पाए। अगला बिंदु ये है दोस्तों, आपने इस वीडियो में आपने स्क्रीन पर विभिन्न नगरों के मोदी नगर, लोनी और गाजियाबाद विकास क्षेत्र के जो प्रस्तावित ड्राफ्ट महायोजना प्लान्स हैं वो देखे, उनके नक्शे देखे। अब मैं बता रहा हूँ कि जब ये महायोजना सरकार से अप्रूव हो जाएगी, गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद इसकी महायोजना की बुकलेट भी छपती है। वो बुकलेट डिटेल में हर उपयोग के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं किन शर्तों के साथ की जा सकती हैं, पूरे शहर का एक रोड मैप होता है। एक ऐसा दस्तावेज होता है महायोजना जो आगामी 2031 तक प्रति व्यक्ति वांछित जलापूर्ति, सीवरेज, मनोरंजन के साधन, इंस्टीट्यूट आदि के बारे में एक दस्तावेज तैयार होता है जिसको महायोजना कहते हैं। ये दस्तावेज एक बुकलेट के रूप में भी तैयार किया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये गाजियाबाद की 2021 तक की महायोजना है जो वर्तमान में प्रचलित है। इसी तरह 2031 की महायोजना जब अप्रूव हो जाएगी तो आपके हाथों में इस तरह की बुकलेट और महायोजना का नक्शे के रूप में, चित्र के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में सुझाए गए बिंदुओं पर आप अपने आपत्ति और सुझाव प्राधिकरण कार्यालय में रखेंगे। दोस्तों, ये आपत्ति सुझाव देने का समय इस 2022 की मई माह के 23 मई से शुरू हुआ है। 23 मई से आपत्ति सुझाव मांगे जा रहे हैं और आगामी 20 जून तक एक माह के लिए 30 दिन के लिए रखा गया है। आप आपत्ति सुझाव प्राधिकरण कार्यालय में अथवा उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। 3 प्रतियों में आपको आपत्ति सुझाव प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराने हैं, ये उसकी प्रक्रिया है। और आपत्ति सुझाव जमा हो जाने के बाद एक निर्धारित समिति है, वो उन पर विचार करेगी, उनका अध्ययन करेगी और आपकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अगर आपत्ति सुझाव तर्कसंगत और न्याय संगत पाए जाते हैं तो प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रख के उनका अनुमोदन लिया जाएगा। प्राधिकरण के बोर्ड से अनुमोदन हो जाने के बाद शासन को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और अंतिम रूप से अनुमोदित होने के बाद ये गजट प्रकाशित हो जाता है महायोजना का और इस तरह की बुकलेट और चित्र आपके सामने प्रकाशित हो गई, प्रभावी हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।